हाय फ्रेंड्स, रिंग रन क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं धातु एवं अधातु के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो पहला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा आवर्त सारणी के बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जिनमें धातुविक चमक होती है वे प्रायः तन्य, आघातवर्धनीय तथा विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक, दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम आदि धातुओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखें। उत्तर हो जाएगा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, जैसे 2Na + 2HCl, 2NaCl + H2। ये अभिक्रिया करके सोडियम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, अधातु के दो गुणधर्मों को लिखें। उत्तर हो जाएगा अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और अधातुएं सोनेरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती है? उत्तर हो जाएगा सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं। ये धातुएं काफी कम अभिक्रियाशील होती हैं। ऐसी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य है? उत्तर हो जाएगा अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं शुद्ध नहीं होती है, इसमें अपद्रव्य होती हैं। शुद्ध धातु की प्राप्ति इन अपद्रव्यों को धातु से हटाकर किया जाता है, अतः शुद्ध धातु से अपद्रव्यों को हटाना धातुओं का परिष्करण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा। अगर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो धातु है सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक सोना और चांदी होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? तो ऊष्मा का कुचालक लेड तथा मरकरी होता है। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु क्या है? तांबे के मिश्र धातु के दो उदाहरण दें। उत्तर हो जाएगा किसी धातु में अन्य धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुण धर्म वाली मिश्र धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। तांबे के दो मिश्र धातु निम्नलिखित हैं, पीतल और कांसा। पीतल में 80% कॉपर और कांसा में 90% कॉपर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है? उत्तर हो जाएगा धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत धनात्मक भी हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके तार से होकर विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। धातुओं की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन धातु से होकर आसानी से दौड़ सकते हैं। यही कारण है कि धातु विद्युत और ताप के अच्छे चालक हैं। अगला प्रश्न है, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु में सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मान लिया कि एक तत्व सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, अतः परमाणु की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है, अतः इसकी संयोजकता 1 होती है। अगला प्रश्न है, आघातवर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। उत्तर हो जाएगा कुछ धातुओं को पीटकर उनके चादर बनाए जा सकते हैं। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं और धातु आघातवर्ध्य कहलाती है। किसी धातु के पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं तथा धातु तन्य कहलाती है। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोच लीजिए कि सोना कितना अत्यधिक तन्य है कि 1 ग्राम सोने से, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संक्षारण से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा जब धातु सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इस धातु का संक्षारित होना कहते हैं तथा किसी परिघटना को संक्षारण कहते हैं तथा इसी
घटना को संक्षारण कहा जाता है। गोल्ड तथा सिल्वर जैसी उत्कृष्ट धातुएं सुगमता पूर्वक संक्षारित नहीं होती है। एल्युमिनियम जैसी धातुएं संक्षारित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखे। उत्तर जाएगा, संक्षारण रोकने की 3 विधियां निम्न हैं, जैसे यशद लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। उत्तर जाएगा, सोडियम धातु वायु के संपर्क में आने पर वायुमंडलीय सामान्य ताप पर ही जल उठते हैं। श्वेत फास्फोरस अधातु है, इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, यह वायु के संपर्क में आते ही जल उठता है। अगला प्रश्न है, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्यों? उत्तर जाएगा, क्योंकि HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीज ही एक ऐसा धातु है जो अति तनु HNO3 अर्थात नाइट्रिक के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, एनोड पंख क्या है? उदाहरण के साथ समझावे। उत्तर जाएगा, विद्युत शोधन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु कैटायन के रूप में घोल में जाने लगती है, उतनी ही मात्रा में धातु शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होती है। घुलनशील अशुद्धियां घोल में चली जाती है और घुलनशील अशुद्धियां एनोड के नीचे जमा हो जाती है, इन्हें एनोड पंख कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पदों की परिभाषा दे, जैसे खनिज, अयस्क, गैंग, निस्तापन, फर्जन। तो आइए सबसे पहले खनिज की परिभाषा जानते हैं। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं, ये प्राय खानों से निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, इससे धातु का उत्पादन सरलता से कम खर्च में आता है। और एक ये भी कि अयस्क हमेशा खनिज से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्रत्येक अयस्क एक खनिज है। अगला प्रश्न है, गैंग पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियां को हटाना आवश्यक है, ये अशुद्धियां गैंग कहे जाते हैं। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निस्तापन अयस्क को उसके द्रव्यांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने की क्रिया, जिसे उड़नशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है और ऑक्सीलौह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, निस्तापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भर्जन अयस्क को वायु की अनियंत्रित आपूर्ति में उसके द्रव्यांक से कम तापक्रम पर तीव्रता से गर्म करने पर क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न है, आघातवर्ध्यता से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, कुछ धातुओं को पीटकर चद्दर बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। इस गुण के कारण एल्युमिनियम के चद्दर, लोहे के चद्दर आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोटेशियम तथा सोडियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? उत्तर हो जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम तीव्र अभिक्रियाशील तत्व हैं, यह वायुमंडलीय ताप पर ही जल उठता है, अतः इसे खुले वायु में रखने से दुर्घटना की संभावना होती है। यही कारण है कि इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, जिससे इसकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम हो जाती है और यह वायुमंडलीय ताप से अप्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? उत्तर हो जाएगा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत होते हैं, अतः अंतर आणविक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफी उच्च होते हैं।
अगला प्रश्न है द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, उदाहरण दे। उत्तर हो जाएगा वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी अथवा उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये अम्लों और क्षारों से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में Al2O3 प्लस 6HCl ये बना देगा 2AlCl3 प्लस 3H2O। और दूसरा एग्जाम्पल है Al2O3 प्लस 2NaOH ये अभिक्रिया करके बना देगा 2NaAlO2 प्लस H2O। अगला प्रश्न है कैरेट सोना का क्या अर्थ है। उत्तर हो जाएगा शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है, इससे आभूषण बनाना मुश्किल है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है, इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा तथा चांदी मिला रहता है। लेकिन अगर आप सोनार की दुकान पर आप सोना खरीदने जाते हैं तो वो 24 कैरेट का ही आपसे पैसा लेता है, लेकिन आपको सोना वो 22 कैरेट ही देता है, क्योंकि 24 कैरेट पर सोना नरम होता है जिसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, और 22 कैरेट सोना उसमें मौजूद होता है और 2% उसमें 2 भाग क्या कहलाता है तांबा और चांदी मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। उत्तर जाएगा सोना एक कोमल सुनहले रंग की कीमती धातु है। इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोना की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोने की कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ा मिला दिया जाता है, जिससे कुछ कठोर बन जाता है। सोने के बने आभूषण 22 कैरेट के होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इन आभूषण को 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा तथा चांदी की मिलावट है। 24 कैरेट सोना को 18 कैरेट सोना में बदलने के लिए 18 भाग सोना और 6 भाग तांबा या चांदी मिश्रित कर देते हैं। इस प्रकार चांदी तथा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। सोच लीजिए फ्रेंड्स, 22 कैरेट का दाम लेकर के आपको 24 कैरेट सोना का दाम लेकर आपको सिर्फ 18 कैरेट ही आपको सोना देता है, जिसमें 6 भाग तक मिश्रण किया होता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की धातुई ध्वनि कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया से क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग हैं। उत्तर हो जाएगा एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। अर्थात 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से जो मटेरियल बनता है उसको एक्वारेजिया कहते हैं। यह गोल्ड को गला देता है, जबकि दोनों अम्लों में से प्रत्येक की यह क्षमता नहीं है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मों को में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को भी आसानी से गला देता है। तो फ्रेंड्स, जब आप सोने को नया कराने के लिए सोनार के पास जाते हैं तो सोने के जो आपका आभूषण होता है वो उसको इसी एक्वारेजिया में डाल देता है, जिससे आपके सोने के ऊपर से कुछ संक्षारण हट जाता है और आपका सोना चमकने लगता है और आप ले लेते हैं। लेकिन उस संक्षारण में आपके सोने की कुछ मात्रा उसको चली गई है और वो सोनार कभी भी उसको बिकता नहीं है और अपने पास ही रख लेता है। अगला प्रश्न है थर्मिट अभिक्रिया क्या है। उत्तर जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफी तीव्र होती है और काफी ऊष्मा निकलता है। इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां हटाना अयस्कों का समृद्धिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बताइए। उत्तर हो जाएगा लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जाते हैं। इससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और
लोहे की वस्तुएं बर्बाद होने से बच जाती हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वह हरे रंग का हो जाता है, क्यों? उत्तर हो जाएगा, कॉपर वायु की उपस्थिति आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है, वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातु डुरेलिमीन और मैग्नीशियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। जैसे ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका अपेक्षित घनत्व बहुत कम होता है। दूसरा कारण है यह भी है कि सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेशर तारे इसे बनाई जा सकती है, इस पर जंग नहीं लगता है। इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है और ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है। ये जल्दी किसी भी मतलब कि हवा पानी के संपर्क में क्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि के संक्षिप्त में वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइप के तेल मिले जल के साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। यह विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेन उत्प्लावन विधि किसे कहते हैं, यह बार बार परीक्षा में आता है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उत्तर हो जाएगा, सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर संरक्षित रखते हैं। यह भी एकदम VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब VVI, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा। वल्कनीकरण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया में रबर का क्या परिवर्तन आते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, सल्फर को प्राकृतिक रबर के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। जब प्राकृतिक रबर को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं तो रबर अधिक कठोर और कम लचकदार हो जाता है। रबर एक बहुलक है जिससे एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है, जिसके कारण रबर को खींचा जा सकता है, परंतु सल्फर मिलाने से उसका लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबर की श्रृंखला के समान अणुओं के मध्य आड़े बंध बनाता है। सल्फर कार्बन परमाणु के घूर्णन में भी बाधा डालती है। अगला प्रश्न है, खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के दो अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे। उत्तर हो जाएगा, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में होती है खनिज कहलाते हैं, जैसे फेल्सपार, अभ्रक आदि, ये सभी खनिज हैं। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है अयस्क। इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अयस्क कहलाते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। बॉक्साइट जो होता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है और हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ये सभी खनिजों में जो धातुएं पाई जाती हैं उन्हें ही अयस्क कहा जाता है, अर्थात सभी अयस्क खनिज होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम एक आणविक सूत्र लिखे। हेमेटाइट है लोहा का मुख्य अयस्क जो Fe2O3 होता है, और दूसरा है आयरन पाइराइट FeS2। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक धातुओं का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। विद्युत अपघटय में जब धारा प्रवाहित होती है तब एनोड पर स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु
विद्युत अवघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलयशील अशुद्धियां विलयन में चली जाती है तथा अविलयशील अशुद्धियां एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड अवपंक कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलोज स्टील क्या है? किन्हीं 3 एलो स्टील के नाम और उनकी संरचना लिखें। उत्तर हो जाएगा, लोहे के साथ अन्य धातुओं और अधातुओं को मिलाकर प्राप्त की जाने वाली मिश्र धातु स्टील कही जाती है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला, कार्बन स्टील। लोहे और कार्बन का मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.5% से 1.5% तक होती है। कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस और मैग्नीज भी होती है। कार्बन स्टील पेंच, कील, गाड़ी की पटरियां, गार्डन तथा मशीनें बनाने में काम आता है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी इसी से बनते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्रोमियम, निकल, तांबा, टंगस्टन या वेनेडियम को मिलाया जाता है, उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें क्रोमियम 18% तथा निकल 8%। यह डेयरी उद्योग, अस्पतालों तथा बर्तन तैयार करने में काम आता है। अगला प्रश्न है, धातु कर्म क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखे। उत्तर हो जाएगा, धातु कर्म वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से प्राप्त शुद्ध धातु का निष्कर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। पहला, अयस्कों का समृद्धिकरण, जैसे अयस्कों से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को समृद्धिकरण कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, तो इसके लिए निस्तापन, भर्जन, अपघटन आदि विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है धातुओं का परिष्करण। अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटन परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नेलियम नामक मिश्र धातु के अवयवों के नाम लिखिए, इनके कोई 2 उपयोग दीजिए। उत्तर हो जाएगा, यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातु का समभागी मिश्रण होता है। धातु तथा अधातु का समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण, पीतल, तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु कांसा, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु है। जैसे मैग्नीशियम का संगठन में 95% एल्युमिनियम होता है और 5% मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के उपयोग, पहला उपयोग हो जाएगा, हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयोग की जाती है, जिससे हवाई जहाज हल्का रहे और आसानी से उड़ सके, वरना भारी होने पर थोड़ा उड़ने में उसको दिक्कत होती है। यह वाहनों तथा तालुओं के भाग बनाने में भी काम आती है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम के उपयोग बताएं। उत्तर हो जाएगा, एल्युमिनियम के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है, एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आती है। यह बर्तन, फोटो फ्रेम तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तुएं बनाने में काम आती है। यह बिजली की सुचालक है, इसलिए आजकल बिजली के स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के बारीक परतों को खाने के सामान, दवाइयाँ, दूध की बोतलें आदि पैक करने में प्रयोग की जाती है। एल्युमिनियम पाउडर सिल्वर पेंट बनाने के काम आता है। एल्युमिनियम पाउडर एल्यूमिनोथेरेपी में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भागों को जोड़ने के काम आता है। अगला प्रश्न है, अयस्क और खनिज में अंतर लिखिए। उत्तर हो जाएगा, खनिज धातुओं के प्राकृत यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। अधिकांश धातुएं हमें यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती है। जैसे तांबा हमें पाइराइट या क्यूपाइराइट से प्राप्त होता है। खनिज जिन पदार्थों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बैक्साइट है तथा लोहे का अयस्क हेमाटाइट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाला गया सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।